तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक में। आज हम बात करेंगे यूएस सैंक्शंस इरा ऑन ईरान 1979 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच में चल रही सैंक्शंस इरा के बारे में। 1979 से लेकर आज तक अमेरिका ने ईरान पर लगातार इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए। ये एक डायरेक्ट वॉर नहीं है बल्कि ये हाइब्रिड इकोनॉमिक वॉर है, जहाँ अमेरिका अपना वेपन इकोनॉमिक सैंक्शंस को बताता है और ईरान रिस्पॉन्स में प्रॉक्सी ग्रुप्स, रीजनल इन्फ्लुएंस और न्यूक्लियर लिवरेज का यूज़ करता है, जैसे अभी ट्रम्प टैरिफ का यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से। तो बिगिनिंग क्या थी 1979 से 1990 के बीच। इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत 1979 में हुई। 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसमें यूएस सपोर्टेड शाह को हटा दिया गया और आयतुल्लाह ख़ोमेनी को पावर में आए। उसके बाद यूएस एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस हुआ, जहां 52 अमेरिकन को 444 दिनों तक बंदी बनाया गया। इसके रिस्पॉन्स में अमेरिका ने ईरान के बिलियंस ऑफ डॉलर एसेट फ्रीज कर दिए। यह पहला मेजर सैंक्शंस राउंड था। 1980s में सैंक्शंस और बढ़े, क्योंकि ईरान पर हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप का सपोर्ट करने का, ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ और एंटी यूएस एक्टिविटीज़ का आरोप था। इस फेज में सैंक्शंस मेनली यूनिलैटरल था, मतलब मोस्टली अमेरिका ने खुद लगाए। फेज 2 में न्यूक्लियर सैंक्शंस इस्केलेशन 2003 से 2015 के बीच। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेज पर। 2002 से 2003 में ईरान ने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का पता चला। वेस्ट को डर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। 2006 के बाद यूएन, ईयू और यूएस ने मिलकर मैसिव सैंक्शंस लगाए। 3 बड़े सैंक्शंस थे। ऑयल एक्सपोर्ट बैन, ईरान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री ऑयल है। सैंक्शंस ने ईरान को ग्लोबल मार्केट में ऑयल बेचने से रोक दिया। इंडिया, चाइना, यूरोप पर प्रेशर डाला गया कि ऑयल इंपोर्ट कम करे। फाइनेंशियल आइसोलेशन, ईरान के बैंक्स को इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से कट कर दिया गया, डॉलर सिस्टम से हटा दिया गया। और सेक्टरल सैंक्शंस, ऑयल, स्टील, माइनिंग, कोल, शिपिंग, इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन, एयरक्राफ्ट, सब सेक्टर्स पर बैन लगा दिया गया। इवन पर्शियन कारपेट और पिस्ताचियोस तक सैंक्शंस लगा दिए गए। देखो, ये सैंक्शंस का समझना है ना, तो अभी ऑयल एक्सपोर्ट तो बैन हो गया, ये सबको समझ में आता है, और ऑयल एक्सपोर्ट भी उनका मेन इंडस्ट्री थी। पर फाइनेंशियल आइसोलेशंस कैसे किया? जैसे अभी रशिया यूक्रेन को वॉर में जब जिस तरीके से फाइनेंशियल आइसोलेशंस रशिया का किया गया ना, वैसे ही उस तरीके से ईरान पर पहले ही कर दिया गया था। तो स्विफ्ट बैन एंड सेकेंडरी सैंक्शंस, ये रशिया के साथ भी हुआ है। यह एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है सेकेंडरी सैंक्शंस। अमेरिका सिर्फ अपनी कंपनीज को नहीं बल्कि फॉरेन कंपनीज को भी पनिश करता है अगर वो ईरान के साथ बिजनेस करे। पेनल्टी क्या हो सकती है? तो अप टू $1 मिलियन फाइन, 20 साल तक जेल और यूएस मार्केट से परमानेंटली बैन। क्योंकि ग्लोबल ट्रेड डॉलर में होता है, इसलिए यूएस सैंक्शन का इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड होता है। तो रिजल्ट क्या है? तो ईरान दुनिया की सबसे आइसोलेटेड इकोनॉमीज में से एक बन गया। तो इसलिए हम जो है ना, जो ब्रिक्स है या जो बाकी के देश अभी बात कर रहे हैं ना डी डॉलराइजेशन की, तो इस वजह से, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को पर ऐसा लगा कि ये प्रूफ तो कर दिया, रशिया पर लगा कर ये प्रूफ तो कर दिया कि वो कंट्रोल कर सकता है। पर ऐसे ही हर किसी ईरान पर अमेरिका इसलिए लगा रहा था क्योंकि उसको वहाँ से चीप ऑयल नहीं मिल रहा था, उसका कंट्रोल एक तरह से चला गया। और दूसरा, वो इजराइल का सपोर्टर है, तो इजराइल को नहीं चाहिए कि वो न्यूक्लियर वेपन बने। आज जो अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं, अगर वही उनके पास न्यूक्लियर वेपन रहता था तो आज ये हमला करने से पहले 2 बार सोचते थे। इन्होंने हमला नहीं करना था, क्योंकि अगर आज ईरान जो है वो पूरे मिडल ईस्ट में मिसाइल्स दाग सकता है, तो वो न्यूक्लियर वेपन भी वैसे ही दाग देता था। तो इसलिए उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं मतलब उनको बनाने नहीं देना चाहिए था, ऐसा ही इनका कहना है। तो इम्पैक्ट क्या है 2012 से 2013 का? सैंक्शंस का इम्पैक्ट काफ़ी सीवियर था। ईरान की जीडीपी श्रिंक हुई, करेंसी रायल कोलैप्स हो गया और इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट कर गई। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गए। ये इकोनॉमिक प्रेशर ही था जिसने ईरान को नेगोशिएशन टेबल पर लाने के में रोल प्ले किया। जैसे इस वक्त जैसे वहाँ पे अभी प्रोटेस्ट हुए थे ना थोड़े दिन पहले, तो ये पहले ही हो जाते थे ना, तो आज इतना बहुत मतलब क्या कहते हैं, इतनी बड़ी टेंशन या इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती थी। डिवास्टेटिंग इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सैंक्शंस की वजह से ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट गिर गई। रायल ने अपनी वैल्यू काफ़ी हद तक खो दी। बेसिक गुड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट डेंजरस लेवल पर पहुंच गया। ये प्रेशर इवेंचुअली ईरान को न्यूक्लियर डील एक्सेप्ट करने पर मजबूर करता है। तो फेज़ 3 में आते हैं। फेज़ 3 में JCPOA डील 2015। तो 2015 में एक हिस्टोरिक डील साइन हुई, JCPOA।
ये जो डील है मैंने इसके पहले भी अपने वीडियो में कवर कर ली थी। ईरान ने एग्री किया यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट कम करेगा, सेंट्रीफ्यूज रिड्यूस करेगा, इंटरनेशनल इंस्पेक्शन अलाउ करेगा। रिटर्न में क्या सैंक्शंस टेम्पररी लिफ्ट किए गए, फ्रोजन एसेट रिलीज हुए, ऑयल एक्सपोर्ट रिज्यूम हुए, इकोनॉमी स्टेबल होने लगी थी। एनरिचमेंट का क्या यूज़ होता है, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट इसलिए यूरेनियम एनरिचमेंट जो है ना वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि जब अगर 70% से ऊपर अगर एनरिचमेंट करने में कामयाब हो गया कोई भी देश तो उससे न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट लेवल है वो कम कर दिया जाएगा। फेज 4 में क्या है तो मैक्सिमम प्रेशर 2018 से 2020 तक। 2018 में यूएस ने JCPOA से विड्रॉ कर लिया, सारे पुराने सैंक्शंस वापस आ गए और 700 से ज़्यादा नए सैंक्शंस ऐड किए गए। इस पॉलिसी को कहा गया मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। ऑब्जेक्टिव था ईरान को एक बॉर्डर डील पर मजबूर करना जिसमें मिसाइल्स और रीजनल एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हो। ऑयल एक्सपोर्ट को नियर जीरो टारगेट किया गया, कंप्लीट फाइनेंशियल ब्लॉकेड लगा दिया गया, IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये काम किया नहीं किया तो ये जान लेते DD टू वर्क। इकोनॉमिकली हाँ, ईरान की इकोनॉमी ट्रिपल हुई, ऑयल एक्सपोर्ट गिर गए, करेंसी डिवैल्यू हुई, इन्फ्लेशन बढ़ गई, लेकिन पॉलिटिकली नहीं, रिजीम कोलैप्स नहीं हुआ, प्रॉक्सी एक्टिविटी नहीं रुकी, न्यूक्लियर एनरिचमेंट फिर से स्टार्ट हो गया। क्योंकि अमेरिका को वहाँ पे ये जो सैंक्शन लगा रहे थे ये उनको पनिश करने के लिए नहीं, एक तो न्यूक्लियर वेपन से दूर रखने के लिए और वहाँ पे फिर से अमेरिका का कंट्रोल लाने के लिए, मतलब एक तरह से रिजीम चेंज करने के लिए। तब से भी यूएस की नज़र थी ईरान पर ये हो ना सका इन सब सैंक्शंस के बावजूद। तो हाउ ईरान अडेप्टेड, तो हर सैंक्शंस के बाद ये तीन फेजेस देखे गए। इनिशियल शॉक इकोनॉमी तुरंत इम्पैक्ट फील करती है, एडेप्शन फेज स्मगलिंग नेटवर्क्स डेवलप हुए, शैडो ऑयल फील्ड्स बनाए गए, चाइना के साथ बार्टर ट्रेड हुआ, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया गया। चाइना को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, चाइना खुलेआम ट्रेड करता था। और स्मगलिंग नेटवर्क डेवलप हुए, शैडो ऑयल फील्ड्स जो समुंदर में ऑयल फील्ड्स बना दिए गए, मतलब किसी भी ऑयल एक्सपोर्ट को समुंदर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने लगे। ईरान जो है कराने लगा। जैसा अभी रशिया पे ऑयल पर सैंक्शंस है तो रशिया भी ऐसे ही ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है बाकी के देशों को। तो इस तरह से एडप्शन हुआ और पार्शियल रिकवरी ऑयल इंटरमीडिएट्स के थ्रू बेचा गया, इनफॉर्मल फाइनेंशियल चैनल्स यूज़ किए गए, मतलब ईरान ने अडेप्ट करना सीख लिया। तो कंक्लूजन ये है कि यूएस सैंक्शंस ने ईरान की इकोनॉमी को सेवरली डैमेज किया लेकिन रिजीम चेंज या कंप्लीट पॉलिसी शिफ्ट नहीं कर पाए। ये एक ऑनगोइंग इकोनॉमिक वॉर है जिसमें दोनों साइड डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से बचाना चाहते थे, तो इस वजह से ये सैंक्शंस लगा दिए गए। तो एक तरह से अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों डॉलराइजेशन करना ज़रूरी है और अमेरिका की पावर जो है पूरे वर्ल्ड पर वो कम करना ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के वो अपना अमेरिका को कोई मतलब ईरान के लोगों से खास प्यार नहीं है कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है या मानवता के लिए कुछ कर रहा है या डेमोक्रेसी के लिए नहीं, वो उसके फ़ायदे के लिए कर रहा था। तो ऐसे चल के आगे चल के वो इंडिया के ऊपर या और किसी देश के ऊपर भी सैंक्शंस लगा सकता है, उसने रशिया को भी नहीं छोड़ा। तो इस वजह से कैसा है, ये सिचुएशन नहीं है कि हम अडेप्ट नहीं कर सकते, हम अडेप्ट कर सकते, हम भी क्या कहते हैं उसको, हम और तरीके ढूंढ सकते हैं, ये कर सकते हैं। पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ जो कम होती है ना, जो इकोनॉमिक क्रिपल होने लगती है ना, तो ये एक बहुत ज़्यादा मतलब खतरा बढ़ सकता है। तो इस वजह से डीडॉलराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।